नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबके साथ विमर्श करने वाले हैं। इस विमर्श में हमारे साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं, इसके अलावा हमने देश भर के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से भी बातचीत की है और इस कार्यक्रम में उनकी भी जो विचार हैं वो समाहित होंगे। दरअसल इस समय हम देखते हैं कि हमारे पूरे देश में एक दो तीन तरह की बातचीत हो रही है। वो बातचीत इस तरह से हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी। दूसरी तरफ बात होती आरक्षण की कि नौकरियों में आरक्षण। तीसरी बात यह होती कि बेरोजगारी भत्ता। ये सब बात कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो रोजगार से जुड़ी है और लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरियां जो हैं पता नहीं कि इतनी सारी हैं कि यदि उनमें लोगों को समाहित किया जाएगा। पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे साल दर साल इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा कैसे कम किया जाए, इसकी कवायद बहुत होती रही है और लगातार सरकारें कोई भी हों, कोशिश ये है कि लोग अपना खुद का रोजगार करें। मैं आज सुबह के एक इंसिडेंट से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मैं आज सुबह बाल कटाने एक सैलून में गया, तो उस सैलून में मैं जब बाल कटा रहा था तो मैंने उस आदमी से पूछा कि अच्छा तुम यहाँ का मालिक कौन है? तो कहा कि वो दूसरा आदमी है। मैंने कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं नाई हूँ। उस बात को समझिएगा कि कितनी गंभीर बात वो कह रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम नाई हो? तो उसने कहा कि साहब देखिए, धीरे धीरे हम लोगों का जो काम था हजामत बनाने का या सैलून का, उस पर अब दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और अब जो है अग्रवाल, मुस्लिम, जैन, पंजाबी लोग सब पार्लर चला रहे हैं और बाल तो वो भी काट रहे हैं। पर हमारा जो परंपरागत व्यवसाय था उसमें हमारे लड़के नहीं आना चाहते, ये उसने कहा। ये बात एक किसान कहता है कि जो मेरी खेती है उसको मेरे बच्चे नहीं करना चाहते। एक लोहार कहता है कि जो मेरा परंपरागत व्यवसाय था उसको ये नहीं करना चाहता। पढ़ा लिखा लड़का उसमें इजाफा कर सकता है, वैल्यू एडिशन कर सकता है, उसको नए तरह से कर सकता है। पर हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरियां सुरक्षित हैं या बहुत अच्छे पढ़ने में हैं तो विदेश जाके कोई पैकेज मिल जाए या किसी मल्टीनेशनल में पैकेज मिल जाए। अपना खुद का बिजनेस कैसे डेवलप करें, ये सोच अभी के दिनों में ज़्यादा डेवलप हो रही है और इसमें सरकार का और बहुत सारे संगठनों का रोल है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप कितना स्टार्ट और कितना ठप। बात ये होती है कि बड़े बड़े बात होती है कि इतने स्टार्टअप चालू हो गए, इतने लोगों को रोजगार मिल गया, पीएफ में इतने लोगों का पैसा कट रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जब इतनी संख्या बढ़ गई तो बेरोजगारी कहाँ है? इसका कोई पैरामीटर समझ में नहीं आ रहा है। पर कितने लोग अच्छा रोजगार कर रहे हैं, क्या उनको सरकार से किस तरह की मदद मिल रही है या उनको मार्केट से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, कितने शार्क टैंक हैं जो जैसी संस्थाएं जो उनको एक प्लेटफॉर्म है जो उनको मौका दे रही है। तो ये बहुत सारी बात है। ये सारे विशेषज्ञ आप लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले बिना देर किए जो डॉक्टर अनुज कुमार शुक्ला जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। अनुज जी, अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 20 से 25% जो जॉब हैं वो स्टार्टअप की वजह से आई हैं। 2030 तक 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी में ऐड होगा दैट विल बी ड्यू टू स्टार्टअप ओनली। और अगर हम और फैक्ट्स पे गौर करें स्टार्टअप पे, तो अगर हम देखेंगे अगर अपने देश की जीडीपी के कंट्रीब्यूशन को देखें तो आने वाले 2030 तक हमारे देश का स्टार्टअप पूरे जीडीपी में 4 से 5% तक का कंट्रीब्यूशन करने वाला है। अगर 2 दिन पहले ही कोई न्यूज़ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश का जो शेयर मार्केट है उसका वैल्यूएशन कितना हो गया है, $5 ट्रिलियन। आपके देश की जीडीपी कितनी है आज के डेट में? लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर। अब बात ये आता है कि क्या ये स्टार्टअप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे देश में, ये स्टार्टअप देंगे क्या हमारे देश को? तो आप अगर चले जाइए 2014 से पहले जब स्टार्टअप इंडिया नहीं आया था, तो 2014 में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप वर 456 अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर। और आज के डेट में अगर आप स्टार्टअप देखेंगे एज ऑफ टुडे तो लगभग 1,30,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं इस देश में। ठीक है, 2023 का डेटा है, 111 यूनिकॉर्न इस देश में, स्टार्टअप ने 111 यूनिकॉर्न इस देश को दिए। 2022 में अकेले 45 यूनिकॉर्न इस देश को मिले, जिनका अलग से जो वैल्यूएशन देखेंगे तो $360 मिलियन का होगा। तो इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि स्टार्टअप जो है जॉब नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अब रही बात स्टार्टअप को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो
शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जो बिना इक्विटी लिए हुए, हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे फंडिंग स्कीम चलाती है जो बिना इक्विटी लिए हुए स्टार्टअप को एज ए ग्रांट देती है। जब मैं एज ए ग्रांट बोलता हूँ तो उसमें कोई इक्विटी नहीं देना पड़ता आपको। अगर सरकार ने 30 लाख या 20 लाख रुपए दे दिए हैं तो उसके एवज में उन्होंने कुछ लिया नहीं है, बस आपको एक प्रोत्साहन दिया गया है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट की हज़ारों ऐसी स्कीम है जिसमें स्टार्टअप को कम ब्याज पे पैसे मिलते हैं। तो उन सब स्कीम में जाएंगे और देखेंगे तो स्टार्टअप में एक 2-3 चीज़ें हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पे कंक्लूड करना होगा। हमें ये पहले अप्रिसिएट करना होगा कि इस देश की इकोनॉमी में स्टार्टअप सर्टनली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आज जो वैल्यू ऐड हो रही है जाहिर सी बात है फ्यूचर में वो वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी। 111 यूनिकॉर्न अगर इस देश में 2023 में हुए, हमने 2014 में शुरुआत किया, 2014 में हम कहाँ थे और 2023 में हम कहाँ पे हैं। यूनिकॉर्न आई थिंक सबको पता होगा जिस स्टार्टअप का वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन से ऊपर निकल जाए। और ऐसे ही 2 टर्म और हैं, डेकाकॉन एंड सूनिकॉन। ठीक है, तो सूनिकॉन और डेकाकॉन का भी मतलब सबको पता ही होगा। सूनिकॉन वो स्टार्टअप होते हैं जो लाइकली टू बी लाइकली जो अभी यूनिकॉर्न स्टेटस होने वाले हैं, और डेकाकॉन वो हैं जिनका वैल्यूएशन $10 बिलियन पहुंच गया। तो हमारे देश में ऐसे स्टार्टअप भी हैं जो डेकाकॉन के स्टेटस को अचीव कर चुके हैं। तो ऐसा डेटा है कि इस देश में आने वाले समय में लगभग $1 ट्रिलियन का एडिशन स्टार्टअप करेगा। तो आज अगर आप अपने देश की जीडीपी को देखते हैं तो आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आपके देश की जीडीपी जो है, जो आपके ऊपर राज करके गए यूके, उसके जीडीपी को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। $4 ट्रिलियन के आसपास हम हैं, और वेरी सून वी आर गोइंग टू बीट जर्मनी एंड जापान। उसके बाद हम किन से पीछे रहेंगे? केवल यूएस और चाइना से। लेकिन जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम ये डेटा देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर हम और डेटा देखेंगे तो हमें ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने अंदर कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो अभी हमारे देश की बहुत ही कम है, लगभग $2400 के आसपास है। तो ये कैसे बढ़ेगा? आप अगर विजन विकसित भारत 2047 का सपना लेके चल रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ये सपना लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ स्टार्टअप की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक ऐसा भी दिन था कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज हमारे कैंपस में आप आइए, उल्लास पाठक सर हैं, इनके कैंपस में आप जाइए, बच्चों के जेब में है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, इसको अप्रिसिएट कर रहे हैं। स्टार्टअप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं हमारे देश की इकोनॉमी में, ये भी डेटा से प्रूव हो गया है। अब स्टार्टअप जॉब भी क्रिएट कर रहे हैं, ये भी प्रूव हो गया। लगभग 50 मिलियन नई जॉब आने वाली स्टार्टअप से इस देश में। ठीक है, तो हमारा सोल मिशन यही है। अपने कैंपस में भी हम लोग बोलते हैं, डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। तो स्टार्टअप कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टार्टअप कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, आपके देश की जीडीपी को बेटर करता रहेगा, और ये कोई लीनियर ग्रोथ नहीं होने वाली, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। तो मैं अपने आगे चल के और हम बातें करेंगे, इसके बाद मैं जी ठीक है। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। अब मैं बिना विलंब किए जिनका नाम आपने लिया, डॉक्टर प्रोफेसर उल्लास पाठक जी से चाहूँगा कि वे और जो चीज़ें सप्लीमेंट कर सकते हैं वो करें। जी, तब उपस्थित हुए हैं और बड़ा ही समसामयिक विषय है। आजकल देश में जिस तरह का माहौल है इलेक्शन का, और एक नई सरकार हम चुनने जा रहे हैं, उस बैकग्राउंड में इस तरह की चर्चा बिल्कुल समसामयिक है। और मैं इस विषय को लेकर के आप सबका साधुवाद करता हूं। और मैं बहुत सारे ऐसे यहाँ पे भागीदार जो बैठे हैं उन सबको देखकर मुझे खुशी हो रही है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ इस्टेब्लिशिंग स्टार्टअप्स हैं, कुछ इस्टेब्लिश्ड हैं, और कुछ स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने वाले हम जैसे छोटे से प्लेयर्स भी हैं। तो काफ़ी कुछ बात अनुज जी ने कॉन्टेक्स्ट को सेट कर दिया है कि स्टार्टअप्स किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए, इंडिया या भारत हमारा अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और जब हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं तो हम उसकी पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि 2400 इनफैक्ट 2375 के आसपास हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, जो कि अभी भी बहुत दुनिया के बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री
की तुलना में बहुत कम है। लेकिन हम एक बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ अब बढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ पर एक निर्णायक ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है। जो ग्राउंड वर्क किया जा चुका है, अब उस ग्राउंड वर्क के बाद हमको अपनी बिल्डिंग बनानी है। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की और आज के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो दुनिया के देश विकसित हुए हैं, उसके पीछे नवाचार की बड़ी भूमिका रही है। और नवाचार के माध्यम से जो नए नए उद्यम स्थापित हुए, उन उद्यमों के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बहुत बढ़ावा मिला। और हमारा देश पूरी तरह से अभी औद्योगिकीकरण नहीं है और ये कृषि प्रधान देश है। भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि 17-18% का जो हमारा GDP है भारतवर्ष का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्यों 65% आबादी हमारी प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है। अब स्टार्टअप्स के लिए बड़ी भूमिका कृषि क्षेत्र में, क्योंकि बड़ी एक आबादी यहाँ पर प्रभावित होती है। और अभी तक ऐसा हुआ है कि खेती की बात जब हम करते हैं या खेती किसानी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में किसान का एक बड़ा ही मायूस और उदास सा चेहरा नज़र आता है कि एक साधारण सा किसान, गरीब सामान्य से कपड़े में। और हमारे समाज में दुर्भाग्य से एक ऐसा रहा है कि जिसको हम कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति जो आदर होना चाहिए, उसका अभाव रहा है। कि हम लोग अपने समाज का निर्माण इन वैल्यू सिस्टम के इर्द गिर्द कर दिए हैं कि अगर आप पूंजीवादी हैं या आप धनाढ़ हैं तो हमारा नज़रिया अलग है, अगर आप कम आय के लोग हैं तो हमारा नज़रिया अलग है। तो ये इसी कारण के चलते खेती में जो हमारे युवा आकर्षित नहीं हो रहे। सुभाष जी ने अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि लोग खेती छोड़ रहे हैं, किसान खेती छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक कारण है। लेकिन आज किसान, चूँकि मैं उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत ही आकर्षक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे न केवल आप उद्यमशीलता के माध्यम से एक बड़ा रोज़गार इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि आप एक जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको अपने कार्यक्रमों से देखने को मिल रहा है। अभी जो माहौल बना है, नीति ऐसे बन गए हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात करूं, या स्टार्टअप इस्टेब्लिश करने की बात करूं, या फंड सपोर्ट की बात करूं, या रेगुलेशंस को मॉडिफाई करके उद्यम स्थापित करने के लिए सरलीकरण की बात करूँ, तो इन सब दिशा में काफ़ी अनुकूल प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। और इसी का परिणाम है कि सिर्फ 7-8 सालों में, 2016 के पहले हम लोग जानते नहीं थे कि स्टार्टअप इंडिया क्या है। एक बड़ा ही मेगा विजन के साथ में प्रोग्राम लॉन्च हुआ भारत में, स्टार्टअप इंडिया। और उसका परिणाम देखिए कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भारत एक ऐसा भी देश है कि जहाँ पे डेवलपिंग और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। तो ये हम बड़ी विडंबना की स्थिति में है कि हमारा देश एक प्रगतिशील या विकासशील देश है, आय बहुत कम है, और दूसरी तरफ नवाचार और उद्यमीकरण की दिशा में हम तीसरी लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जिसकी वजह से नए नए जो नवाचार और स्टार्टअप्स, हमारे युवा साथी अपनी बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बड़ा ही एक सुनहरा भविष्य में देखता हूँ भारत का इस मामले में। और जिस तरीके से, चूँकि हम इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से नियमों को अनुकूल बना करके नए नए स्टार्टअप्स को प्रोविज़न को दिया जा रहा है। और चूंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूं और मैं बच्चों की राय भी लेता हूं, तो अब उन बच्चों की संख्या भी बढ़ते जा रही है जो खुद नौकरी ना करके खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और हमारे देश की जो ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा स्लो रहते हैं, लेकिन जब अडॉप्ट करते हैं तो हम सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो स्टार्टअप का पूरा परिदृश्य भी इसी मायने में आगे बढ़ रहा है। और अभी बात हो रही थी यूनिकॉर्न्स की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहला यूनिकॉर्न की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी भारत को एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना पहला यूनिकॉर्न मिलेगा। और पहला यूनिकॉर्न मिलेगा, उसके बाद यूनिकॉर्न्स की लाइन लगने वाली है। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है कि हम पारंपरिक रूप से कृषि कर रहे हैं, खेती को उत्पादन करने का, प्रोडक्शन ओरिएंटेड हम खेती करते रहे कि वैल्यू एडिशन और प्रसंस्करण करके नए उत्पाद बनाना, और उनको लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, हम छत्तीसगढ़ में हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रायपुर है, दंतेवाड़ा, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, हर एक क्षेत्र, हर एक जिला हमारा विशिष्ट उत्पादों को लिया हुआ है। उन विशिष्ट उत्पादों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजार है, जो कि थोड़ा सा उन्नयन करके नवाचार के माध्यम से हम उसको उस बाज़ार में अपनी पैठ जमा सकते हैं। और पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को ट्रिमेंडसली हम एनहेंस कर सकते हैं। उस दिशा में काम किया जा रहा है। और मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। और लगातार 10 से 12 या ये किसी भी उत्पाद का हम नाम लीजिए, भारत की स्थिति आप पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो प्रथम
3, 4, 5, 10 में मिलेगी, लेकिन उत्पादकता या दक्षता की बात है तो उसमें हम पीछे रह जाते हैं। उसका कारण वही है कि हम नवाचार के माध्यम से नई नई तकनीकों को निर्माण करने की दिशा में थोड़े कमज़ोर रहे हैं। और अगर मैं फिर से कहूँगा कि कृषि की मैं बात करूँ, क्योंकि कृषि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकॉनमी का, और बहुत सारे जो हमारे जो गरीब किसान हैं, एक बहुत बड़ा तबका जो है हिंदुस्तान का, जिनकी आय बढ़ाने की ज़रूरत है, वो किसानी के क्षेत्र से आते हैं। तो जब इनकी उत्पादन सिस्टम में हम रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, मतलब तकनीकी का समावेश जब तक नहीं करेंगे, भारत एक ऐसा देश है, अभी भी मैं अगर आपको एक आंकड़ा दूं तो 10% से भी कम तकनीकी का समावेश कृषि क्षेत्र में हो रहा है। और उसके बाद तो हमारी स्थिति ये है कि हम उत्पादन में शुरू के 10 स्थानों में आ रहे हैं। बहुत सारे उत्पादनों में तो हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव है। अमूल का एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं। नेस्ले जैसे ब्रांड्स को हमने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एक सक्सेसफुल मॉडल कोऑपरेटिव का है, जिसके पास एक गाय भी है, वो भी अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर, वो भी एक गाय वाला भी एक स्टार्टअप है। तो हमारे यहाँ प्रचुर संभावनाएं हैं, और एक किसान है, ये तो किसानों का देश है। बार बार कहना चाहूँगा, 40 लाख किसान छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में 10 करोड़ किसान हैं। हर किसान के पास अगर आप एक प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम भी ले लेंगे तो 100 करोड़ प्रॉब्लम होते हैं देश के। छत्तीसगढ़ के लिए 4 करोड़ प्रॉब्लम होते हैं। तो आप सोचिए कि नवाचार या स्टार्टअप्स के लिए कितनी संभावनाएं हैं। तो मुझे काफ़ी उज्जवल भविष्य नज़र आता है। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात के रूप में मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ हमने ऐसे अपने समक्ष ऐसे एग्री स्टार्टअप्स को या कृषि स्टार्टअप्स को आमूल चूल परिवर्तन करते हुए और कृषि अर्थव्यवस्था में हमने देखा है। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर आज भाग भी ले रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और हमारे देश में मैं तो खास करके चाहूँगा कि आप में से ऐसे लोग कि जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, वो एक अच्छी टीम बना करके, एग्रीकल्चर में आपके लिए प्रचुर संभावनाएं, जहाँ समस्याएं हैं वहीं आपके लिए संभावनाएं हैं। और हमारा देश संभावनाओं का देश है। और मुझे कोई इसमें कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने में कि जैसे कि अभी अनुज जी कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की दिशा में हैं। उसका आधार यही सब होने वाला है। उसी तरीके से हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम से 2nd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने वाले। ये बहुत बड़ी बात है। आज अमेरिका और यूरोप की जितनी आप उनकी संपन्नता देखते हैं, उसके पीछे जो मूल कारण है वो वहाँ के स्टार्टअप्स हैं। और जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, गूगल है, फेसबुक है, मीटा है, ये सब 25, 30, 35 सालों की कंपनी। एप्पल है, एक एप्पल अकेले का जो मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन का है। कई कॉन्टिनेंट से ज़्यादा उसकी ओवरऑल इकॉनमी है। तो ये संभावनाओं को बताती है कि हम हर एक क्षेत्र में, न केवल कृषि, चाहे एजुकेशन की बात लीजिए, फाइनेंस की बात लीजिए, हेल्थ केयर की बात लीजिए, हम सब में संभावनाएं देखते हैं। तो मुझे इसमें काफ़ी सकारात्मक विकास की ओर हम बढ़ते हुए नज़र आते हैं। न केवल सूक्ष्म आर्थिक दृष्टि से, बल्कि पूरे भारत के प्रदेश जी, आपने बहुत पॉजिटिव बात की। आपने संभावनाओं की बात की। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। अब फड़कती सी गजल कोई सुनाओ, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। देश में स्टार्टअप को लेकर काफ़ी बातचीत होती है और ऐसे सुनने देखने में बहुत अच्छा भी लगता है, जिस तरह के आंकड़े आप लोग बता रहे हैं। पर क्या वजह है कि सरकार, एक चुनी हुई सरकार, ये वादा करती है कि किसानों की आय दुगनी होगी और वो नहीं होती। अभी आपने कहा कि 10 करोड़ किसान हैं इस देश में। जिन किसानों से ये कहा गया था कि उनकी आय दुगनी की जाएगी, वो इस बार के एजेंडे से वो बात गायब है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो किसान है, जिसके पास आपने कहा कि अनंत संभावना है, अगर वो एक गाय भी रखता है तो वो फिर अमूल की तरफ भी जा सकता है, पर उसको कोई ना कोई फिर एक व्यक्ति चाहिए या कोई मार्गदर्शक चाहिए, वो नहीं मिलता। हमारे साथ राजीव त्रिपाठी हैं। राजीव त्रिपाठी जो हैं वो मेरे साथ ग्रामीण विकास में वो थे और अभी जो हैं वो सीनियर डेवलपमेंट पार्टिसिपेंट हैं। तो मैं राजीव त्रिपाठी से, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में वो काम करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि राजू इसमें आकर अपना विचार रखें। राजीव त्रिपाठी। इस ज्वलंत विषय पर जो संतुलन का समीकरण नामक कड़ी शुरू किया है एशियन न्यूज़ ने, वो हमारे समाज में काफ़ी लोकप्रिय है। उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे विषय को चुना है। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि हम यूनाइटेड किंगडम को 108 यूनिकॉर्न के साथ पीछे छोड़ते हुए विश्व के तीसरे स्टार्टअप के इकोसिस्टम बन चुके हैं। यह सच बात है।
2022 में 2,38,000 से अधिक जॉब क्रिएट हुए, 2024 में 8,60,000 से अधिक जॉब क्रिएट हुए। अगर अप्रैल 24 तक देखें तो हमारे देश में 1,27,433 स्टार्टअप हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फंडिंग वाला फिनटेक क्षेत्र है। लेकिन ये इस पूरे कहानी का एक पहलू है, इक्वेशन का बैलेंस दूसरे से कितना सस्टेनेबल है। स्टार्टअप जो शुरू हुए वो कितने टिके हैं वो महत्वपूर्ण है कि ये क्या ये पानी के बुलबुला की तरह शुरू हो रहा है, कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर वो किस स्थिति में है उसके आंकड़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं, या हम देखना नहीं चाह रहे हैं, या हमारे पास उसकी रिपोर्टिंग की मैकेनिज्म नहीं है। उन व्यवस्थाओं पे भी, इन विषयों पे भी हमें सोचने की आवश्यकता है। और ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण विषय पे चूँकि मैं आता हूँ, तो मेरा मानना है और हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का मानना है कि स्टार्टअप जो है, जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो गए, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वच्छता का क्षेत्र हो गया, ऐसे विषयों पे, अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, इन कृषि का क्षेत्र हो गया, ये विषय जो थोड़े से पीछे रह गए हैं अभी स्टार्टअप की सीमा में अगर देखें तो इनका प्रतिशत बहुत कम है। इस पे और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग लोग प्रायः कृषि से जुड़े हुए हैं, इन विषयों पे जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक स्टार्टअप, हम इन आंकड़ों में एक पहलू देख करके खुश होते रहेंगे, लेकिन दूसरा पहलू जो छिपा हुआ है, जिसका रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाहि, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नाही। ऐसा ही अमेरिका की एक मशहूर लेखिका हैं, उन्होंने अपना अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन करके एक रिपोर्ट लिखा, द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट डिबंकिंग पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर मिथ्स, 2013 में उन्होंने लिखा। और वो तर्क देती हैं कि अमेरिका के सफलता के मिथक और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझना अति महत्वपूर्ण है। उसे अन्य देशों को उस यूएस मॉडल को अपनाना तो चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए उन्हें, लेकिन यूएस के उन्हें वास्तव में क्या किया था और यूएस ने दुनिया से क्या कहा था कि उसने किया, इन दोनों में अंतर है। उसने किया क्या, हकीकत कुछ और है, और उसने बताया क्या, उसमें अंतर है। तो लेखिका ये तर्क देती हैं कि हमको यूएस मॉडल को अपनाना चाहिए, लेकिन हमें वास्तविकता में उसने क्या किया वो जानना आवश्यक है। यूएस ने उस सफलता का राज लेखिका के हिसाब से है कि सार्वजनिक और राज्य पोषित जो निवेश थे उसमें नवाचार और प्रौद्योगिकी के कारण हुआ, न कि सिर्फ वो जो बात कह रहा था कि छोटे राज्य, मुक्त बाजार के सिद्धांत, सिर्फ इन्हीं के परिणाम स्वरूप उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ये पूर्ण सत्य नहीं है। दूसरा आंकड़ा एक अगर हम जाएं तो हम आज के डेट में 1.25 लाख के ऊपर स्टार्टअप पहुंच गए, लेकिन यहीं देखें कि महिलाओं, ऐसे स्टार्टअप्स जिसमें महिलाएं लीड कर रही थी, 80% उसमें गिरावट हुई है। आखिर क्यों? महिलाओं की भागीदारी बराबरी की होनी चाहिए। इसके लिए अगर छत्तीसगढ़ में या देश में कहें तो तमाम स्कीम हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन है जो भारत सरकार और यहाँ पे राज्य में राज्य सरकार चला रहे हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे उद्यमी महिलाओं को बनाए जा रहे हैं। आवश्यकता है, आज दीदियाँ भी ड्रोन चला रही हैं कृषि के क्षेत्र में, जैसा कि आप प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि ड्रोन से कैसे छिड़काव हो कीटनाशी का, ऐसे काम हो रहे हैं। तो इन विषयों को लेकर के, सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन विषयों को विशेष छूट, रियायत, प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के लिए युवाओं का और जो हमारे बीच में बैठे सफल उद्यमी हैं, ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए ताकि वो नए लोगों को सिखाएं, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, किन के कारण फेल हो रहे हैं, उन पे बताएं, और उस अनुभवों से सीखते हुए हमारे नए युवा अधिक से अधिक और महिलाएं भी आगे आएँ। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद राजीव। मैं महिलाओं की आपने बात की तो डॉक्टर सुभा मिश्रा हमारे साथ हैं। वो जूट ज्वेलरी जो है उसकी विशेषज्ञ हैं, सुभा कलाकृति वो की संस्थापिका हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें।
ये जो विषय है, हम युवा पीढ़ियों के लिए एक विचारणी जो है ये विषय था, और कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए आपने आमंत्रित किया, ये हमारा सौभाग्य है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जैसा अभी कुछ देर पूर्व सर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके भी जो विद्यार्थी जो हैं वो एक उद्यमी के रूप में भी अब जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं ही हूँ। PhD होने के पश्चात भी मैंने अपना एक नया स्टार्टअप शुरू किया, और 18 जून को मुझे 1 वर्ष होने को है। और आप सभी को मैं गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि मैंने अपना स्टार्टअप जो है वो 500 रुपये से शुरू किया था, और आज उसकी कोई लिमिट नहीं है। और फॉरेनर्स आज मेरे घर से आकर के जो है मेरी ज्वेलरीज, जो जूट जिस सुतली का प्रयोग हम करते हैं, बोरा जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग करके मैंने जो है ज्वेलरी बनाने की शुरुआत की। और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं एक संदेश हमारे युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, क्योंकि ये जो फील्ड है ये ज़रूरी नहीं है कि ये महिला के लिए ही है, इसमें पुरुष भी अपनी भागीदारी जो है वो अच्छे से बढ़ चढ़ के निभा रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है, जैसे सर ने कहा कि हम जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन जाते हैं। तो क्योंकि जब हम इस कार्य पे हैं तो हमें भी हाथ की, हमारे सहयोगियों की आवश्यकता होती है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम ऐसे महिलाओं से या ग्रामीण महिलाओं से करें जो आर्थिक रूप से जो है संपन्न नहीं है। क्यों ना हम ऐसे विकलांग बहनों से इसकी शुरुआत करें जो कि चल और बोल सुल पाने में भी असमर्थ है। ऐसे विशेष बच्चे भी जो है हमारे पास में हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया है, बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, मैं उनके माता पिता और जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं मुझे अब सुनेंगे, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो उन्हें भय लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, और अभी जो महिलाओं को जो 1000 रुपये जो है सरकार की तरफ से प्रदान भी किया जा रहा है, आप उस 1000 को अपने बिजनेस में लगा करके आप कब आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जो परेशानियाँ इस 1 वर्ष में मैंने झेली है, वो है जानकारी का अभाव। हम इस फील्ड में तो उतर जाते हैं, हमने ज्वेलरी बना ली, लेकिन मार्केट में हम उतरे कैसे, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं महिलाओं के लिए। चूंकि मेरा फील्ड जो है बहुत अधिक स्थानों पे रहा है, तो मुझे बाजार के लिए जो है बहुत अधिक जो है कहना चाहिए संघर्ष मुझे नहीं देखना पड़ा। परंतु कहीं ना कहीं अभी आप सरकार की तरफ से देखेंगे, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं के साथ साथ यदि आप अपने दिमाग में अपने साथ साथ अपनी चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपको विस्तृत रूप से सोचना पड़ेगा चीज़ों को कि आज की युवा पीढ़ी में हमारा जो दौर चल रहा है, हम लोग वास्तव में बहुत लकी हैं कि क्योंकि हमें सारे तरफ से, हमें फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, मेरे मित्रों से सपोर्ट मिल रहा है, हमें सरकार से सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास डिजिटल चीज़ें हैं जिसमें हम अपनी चीज़ें आज ऑनलाइन बेच सकते हैं, आप घर में बैठे हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं महिलाओं से, पुरुषों से और पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगी कि जो लोगों को लगता है कि अरे घर से कैसे बिजनेस करेंगे, घर से कुछ नहीं चलता, तो उसी चीज़ों को दर्शाने के लिए ही मैंने अब तक दुकान नहीं खोला है। जबकि आज मैं इस स्थान पे हूँ कि छत्तीसगढ़ के सिर्फ ना रायपुर में बल्कि अनेक स्थानों पे मैं दुकान खोल सकती हूँ। लेकिन मुझे यही संदेश दे रहा है कि आप घर पे भी बैठ करके विदेश तक पहुँच सकते हैं, और आप वो चीज़ें जो आप मेरे पास देखेंगे 50 रुपये से लेकर के आपको जो है वो 2500 5000 तक की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और वो सब खरीदते हैं। बस आप में जो है वो एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए। हम जगार देखते हैं, राज्योत्सव देखते हैं, आजकल इतने सारे मेले जो है सरकार के द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं, बस उसकी जानकारी जो है वो हमें नहीं हो पाती कि किस तरह से हम पहुँचे। तो बस एक ही मेरा जो है अनुरोध रहेगा सरकार के लिए कि किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो शिक्षा में जो है अभी ज्वेलरी जो पार्ट है वो आ तो गया है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आया है, तो ये मैं चाहूंगी कि शिक्षा में जो है वो ज्वेलरी का पार्ट जो है वो जोड़ा जाए, जिससे जो अधिक से अधिक महिला या बच्चे और जितने भी लड़के और लड़कियां दोनों जो है इस फील्ड में अपना व्यापार जो है उसकी शुरुआत करें। और आज सफल महिला उद्यमी के रूप में जब मुझे सम्मानित किया जाता है और यहाँ जब बुलाया गया, तो वो मेरे लिए गर्व का क्षण रहा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है फाउंडर एंड CEO जो हैं सुरभि एग्रोटेक जो है प्राइवेट के राजकुमार श्रीवास जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। राजकुमार जी। मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ और एक छोटा सा इस जर्नी को मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम कृषि से आगे क्यों जुड़ें। बेसिकली अभी जो चर्चा हो रही थी, जो एक देश में इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जिसको हमें और विकसित करने का है, उसमें कृषि भी एक है। और हम जैसे देख रहे हैं कि अभी चर्चा पे भी आया था कि कृषि क्षेत्र में कैसे हम किसानों के इनकम को दुगना करें, तिगुना करें। और मैं एक कृषि इंजीनियर होने के नाते ये समझता हूँ ये बहुत ही ये पॉसिबल
सब्जेक्ट है कि किसानों का इनकम दुगना क्या तिगुना चौगुना किया जा सकता है, और इस क्षेत्र में कार्य भी हो रहे हैं। और उससे ही प्रेरित होकर के हमने जो अपना स्टार्टअप शुरू किया, और पिछले साल हमने IGKV राबी से एक एज ए स्टार्टअप इंक्यूबेशन लिया है। और हमने क्या किया है उस विषय में भी थोड़ा सा मार्गदर्शन यहाँ पे सभी की जानकारी के लिए देना चाहूँगा कि अभी किसान अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट समस्या ये है कि जैसे भी छत्तीसगढ़ जो है धान के उत्पादन के लिए, धान की खेती के लिए मशहूर है, लेकिन किसानों के साथ समस्या ये है कि भाई जैसे किसान का उत्पादन होता है कि भाई 20 कुंटल, कोई भी धान की वैरायटी ले लें, गेहूं की वैरायटी ले लें, लेकिन हमें ये पता है कि वो 20 क्विंटल के जगह में उसका 35-40 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो उनकी जानकारी है उसके हिसाब से अभी भी कन्वेंशनली खेती किया जा रहा है। तो कैसे हम इनपुट का उसमें संयोजन करें, कैसे इनपुट के कास्ट में कंट्रोल करें या बैलेंस करें, जिससे कि उत्पादन को हम 20 से 25, 25 से 30 कैसे लेके जाएं, इस विषय में भी हम अभी सोच रहे हैं। हमारा जो सुभी एग्रोटेक कंपनी है, एक तरह से एक मिश्रण बनाया है, एक तरह से बायोस्टिमुलेंट है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किस तरह से हम जो इनपुट डालते हैं खेतों में, जिससे कि सॉइल की हेल्थ में सुधार हो, और सॉइल में हेल्थ की सुधार के साथ में पौधों को किस तरह से पोषक तत्व मिले, पौधे कैसे हेल्दी हो, और पौधे अगर अच्छे से हेल्दी हो जाएंगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और उसके क्वालिटी में सुधार होगा। तो अभी हमारा जो स्टार्टअप का जो एक कड़ी जहाँ से शुरुआत हुआ, एक समस्या को लेकर के हम आगे बढ़े थे। मेरे साथ में मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, साथ में क्रांति चंद्राकर। हम दोनों IIT से MTech हैं और MBA भी हैं IIM से। तो यहाँ एक मुख्य समस्या जो यहाँ के किसान भाई जूझ रहे थे, VNR गुआवा को लेकर के। VNR गुआवा दिखने में तो बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव लगता है, और जब ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई थी 2012 के आसपास, ये लोकल छत्तीसगढ़ या इंडिया का फ्रूट वैरायटी नहीं है, तो शुरुआती दौर में इसमें बहुत अच्छा रेट मिलता था, किसानों को इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो उसके देखते हुए काफ़ी किसान इसमें आकर्षित हुए, और आज के डेट में अगर देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार एकड़ में गुआवा की खेती हो रही है। लेकिन हुआ क्या, मिसमैनेजमेंट। जो इनपुट का मैनेजमेंट अगर बराबर नहीं हुआ तो सॉइल के हेल्थ डिटोरिएट होती जाती है, और उसमें जो फल में जो एक क्वालिटी होना चाहिए, उसमें जो स्वादिष्ट होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, वो धीरे धीरे वो गायब होती गई। तो आज की परिस्थिति में ऐसा हो गया है कि उत्पादक तो बहुत हो गए हैं लेकिन खरीदार नहीं है, कंज्यूमर को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो अभी छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्या ये हो गई है, उत्पादन हो रहा है, वो बेच नहीं पा रहे हैं, अन्य स्टेटों में जा रहा है। तो उस समस्या का समाधान हमने खोजा है। चंद्राकर जी खुद एक किसान हैं और इनकी 50 एकड़ में गुआवा की खेती है, और इनको भी वो समस्या हो रही थी, और एक सॉल्यूशन के तौर पे कृषि के एक विद्यार्थी होने के नाते इसमें काफ़ी R&D की है अपने फील्ड में, और आज एक प्रोडक्ट क्रांति मिक्स के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। ये प्रोडक्ट टोटली इनोवेटिव है, पेटेंट फाइल हो गया है इसका, और इसके उपयोग से न्यूट्रिएंट जो मतलब जो फर्टिलाइजर का जो रिक्वायरमेंट हो रहा है उसमें भी कमी आ रही है। कमी आ रही इन द सेंस इनपुट कास्ट हम कम कर पा रहे हैं फर्टिगेशन के तौर पे, और उसके अलावा जब हम बैलेंस फर्टिगेशन कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड का रिक्वायरमेंट भी कम हो रहा है। तो एक तरह से हम इनपुट कास्ट कम कर रहे हैं और क्वालिटी में सुधार होने की वजह से किसानों को अच्छा इनकम मिल रहा है। तो आज के जी मैं चाहूँगा आपके जो सहयोगी हैं चंद्राकर जी, उनसे भी थोड़ा बोलिए, आप भी बोलिए। थैंक यू। एक्चुअली रियल में ये गुआवा में काफ़ी शुरू में दिक्कत थी। एक्चुअली एक साल 2 साल तक इसमें स्वीटनेस रहता था, 1-2 साल के बाद में स्वीटनेस गायब हो जाता था, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट एक बार एब्जॉर्व हो गया उसको रिप्लेस नहीं करते थे। तो धीरे धीरे करके रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया, और उससे फिर ये किया कि इससे जो हमने क्रांति मिक्स बनाया, इतनी तगड़ी फ्लावरिंग आती है, इतना तगड़ा फ्रूट सेटिंग होता है, और फ्रूट का ग्रोथ भी इतना बढ़िया होता है। एक रेट की फलों की परसेंटेज जो 30-40% रहता है 80% पहुंच जाता है, और ओवरऑल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड तो यूज़ होता ही नहीं है, पेस्टिसाइड फंगिसाइड तो यूज़ होता ही नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग हो चुका है 0।
तो इस तरीके से सारे कास्ट कम हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग किसान एक्चुअली में इसको उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिए थे, वो अब थोड़ा थोड़ा रुकने लगे हैं कि थोड़ा और देख लें। सिमिलरली हमने पैडी में भी ये काम किया है, पैडी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी है। इवन वेजिटेबल में भी ये है, वेजिटेबल में भी अच्छा ट्रायल नहीं हुआ है जिसको कंक्लूड किया जा सके। तो अभी फ्रूट में, मैंगो में, ड्रैगन फ्रूट में, सब में बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो यही है। ठीक है, तो दरअसल आपने जो कुछ बात कही, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश में किसान जो है वो गन्ना जला रहा है, क्योंकि उसको गन्ने का रेट नहीं मिलता था। गन्ना, किसी ने कहा गन्ना उगाओ। हमने देखा कोई कलेक्टर आया, कोई जिला पंचायत का सीईओ आया, उसने कहा कि मशरूम लगाओ, तो लोगों को मशरूम में लगा दिया। किसी ने कहा कि खाड़ी से डीजल लेने की जरूरत नहीं है, जेठरोपा करो। तो मैं कई बार देखता हूं कि शासन में कई बार जो बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे अगर हम पिछले शासन की बात करें तो उसकी एक अपनी प्रायोरिटी थी कि वो नरवा गुरुआ भाड़ी, उसने कहा, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की। दूसरा शासन आया, उसने कहा सब बेकार है, ये एक तरफ रखो इसको। तो सवाल ये बार जो कई बार भरोसा करता है किसान कि आपको जो बीज दिया जा रहा है वो बहुत उन्नत होगा, पर वो लगाता है तो मालूम पड़ता है उसके धोखा हो गया, और कई बार किसान आत्महत्या भी करते हैं। हम चूंकि किसान की इसलिए बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा वर्ग जो है वो है, और उसके यहाँ के लड़के रिस्क लेने के लिए आप तो कम से कम नए तरह से काम कर रहे हैं, पर उसके यहाँ के जो लोग होते हैं उस तरह से रिस्क कम लेते हैं, और किसान कहीं ना कहीं उलझता जाता है। बावजूद इसके लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं सहेली जो टोप्पो हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो जो है कार्विंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो वो अपनी बात रखें। सहेली जी। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज मैं यहाँ अपने को फाउंडर के साथ हूँ, आदर्श शर्मा के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग कोवर्किंग स्पेसेस में है। कोवर्किंग बेसिकली पूरा फर्निश्ड एंड फ्लेक्सिबल मैनेजेबल ऑफिस स्पेसेस होते हैं। तो बाई टुडे हम इंडिया की टॉप 10% कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। अभी हमारे वर्क स्पेस में जोमेटो, जिंदल, KPMG जैसे बहुत ही नामी गिनामी ऑफिसेज हैं। और साथ में हमारा स्टार्टअप एक्सेलरेशन का प्रोग्राम है, जिसमें हम बहुत अच्छे फिल्ट्रेशन के साथ हम स्टार्टअप्स को लेके आते हैं। हम उन्हें एक बेस से, आइडिया से यूनिकॉर्न तक की जर्नी, उसमें उन्हें पिच डेक चाहिए, उन्हें फंडिंग चाहिए या डेट चाहिए, गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनसे रूबरू करते हैं। जैसे मैम ने बोला कि बहुत सारी जानकारी नहीं मिलती है, तो हम सारी जानकारी उन्हें ला करके उन्हें देते हैं और साथ में उनकी हेल्प भी करते हैं। तो उल्लास सर ने बोला था कि उन्हें उम्मीद है कि एक एग्रीकल्चर में कोई यूनिकॉर्न आए। होपफुली सर, हमने एक स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया है, तो हो सकता है जल्दी ही एक यूनिकॉर्न आए हमारे छत्तीसगढ़ से भी। और जैसा कि पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा था अभी, मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप का जितना रोल है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में, एक बहुत छोटा सा लूप होल इस चीज़ का है कि हम देख तो लेते हैं कि स्टार्टअप आ जाते हैं, बहुत लोग फैसिनेट होकर एंटरप्रेन्योर अपनी बायो में लिख देते हैं, फाउंडर लिख देते हैं, CEO लिख देते हैं, लेकिन उन्हें भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या या तो वो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट बिजनेस रन कर रहे हैं, जिसकी क्या आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसकी उतनी वैल्यू आ रही है मार्केट में। और हम बात करते हैं कि बी अ जॉब गिवर, डोंट बी अ जॉब सीकर। तो जॉब गिवर बनने के लिए भी, और टू इवन टेक दैट जॉब, क्या आप में उतने स्किल सेट्स हैं? गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने, दोनों बहुत बेहतरीन स्कीम्स लेके आए हैं। वो उतना पैसा दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं कि आप लीजिए, हम आपसे कोई इक्विटी नहीं ले रहे हैं, आप लीजिए, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कमाइए और इकोनॉमी बढ़ाइए। ये जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं रही है, सबसे बड़ी दिक्कत। और जिन तक पहुंच जा रही है, तो एज अ ऑडियंस हमारी एक्सेसिबिलिटी उन सारे रिसोर्सेज के लिए बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप है, हम खुद बूटस्ट्रैप्ड हैं, हमने कुछ फंड्स नहीं लिए हैं कहीं से भी, हमने जो था अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स डाल के और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कीम का बेनिफिट लेते हुए हमने बनाया है। तो उसकी एक्सेसिबिलिटी हमें कैसे मिली है, वो ऑल टुगेदर एक जर्नी है 2 साल की। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूँगी कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी उसकी जागरूकता रखते हुए और साथ में हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ये ध्यान देते हुए हम सारी चीज़ें करें। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगी कि हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हम बेसिकली Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में वो पोटेंशियल है जहाँ से बहुत बेहतरीन स्टार्टअप्स आ सकते हैं।
लेकिन रिसोर्स के अभाव में, नेटवर्क्स के अभाव में ये बहुत जल्दी बैंगलोर चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वो यहाँ रह करके जितना कुछ अचीव कर सकते हैं, वो बैंगलोर हैदराबाद में उनका कंपटीशन 10x हो जाता है। तो हम जिस मोटिव के साथ आए हैं टियर 2 सिटीज़ में, और हम ग्रेजुअली एक्सपैंड भी कर रहे हैं बाकी टियर 2 सिटीज़ में, वो ये कि हम सारे रिसोर्सेज, सारा नेटवर्क हम आपको ला के दे रहे हैं। आप यहाँ रहिए, प्रदेश की भी प्रगति करवाइए और देश की भी प्रगति करवाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक हमारे यहाँ एक डायलॉग बहुत चर्चित हुआ था देश में, जैसे सलीम जावेद की फिल्मों का डायलॉग होता है, कभी कभी राजनीति में भी कुछ डायलॉग बहुत है, वो भी कभी कभी बहुत मशहूर होता है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। तो अब सवाल ये है कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ पर मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। तो पैसे की बात आएगी तो हमारे साथ सीए रोहित गुप्ता जी हैं, मैं उन चूँकि फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं तो उनसे पूछूंगा कि मेरे मन में है कि मैं कुछ करूं नया, या कोई भी चाहता है, जैसा आपने कहा बहुत लोग करना चाहते हैं, पर बात आके रुक जाती है कि भाई सब कुछ है, पिताजी पैसा नहीं दे रहे हैं, या पिताजी के पास पैसा नहीं है, दोस्त भरोसा नहीं कर रहे हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि रोज़ फ़ोन आता है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, सुबह से 4 फ़ोन आते हैं कि साहब आप पैसे ले लीजिए, लेने जाओ तो मालूम पड़ता है इतना आसान नहीं है, हैं? तो बताइए किस तरह से पैसे का जुगाड़ होगा। नमस्कार सभी को। एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे इनवाइट किया और ये परिचर्चा का मैं पार्ट बना अपना। एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मुझे जो एहसास होता है स्टार्टअप फंडिंग में, कि अभी भी स्टार्टअप फंडिंग में, जैसे मैं कुछ एक आंकड़े में इकट्ठा कर रहा था कि इंडियन स्टार्टअप ने करीब करीब $11 बिलियन का फंडिंग रेस किया है। मैं सिर्फ फंडिंग की बात करता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बट इसमें जो है, जो मुझे जो लगता है पर्सनली, या फिर जो हमने और भी दूसरी परिचर्चाओं में फील किया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम अभी भी स्टार्टअप के लिए मैच्योर नहीं है, और वो अभी भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टार्टअप को फंड नहीं कर पा रहा है। अभी भी एक जो या उसमें कुछ आरबीआई की अपना जो है कुछ अवधारणा है, या फिर आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो उनको रोक रही हैं, या फिर अपना जो भी अपना स्टैचुरी गाइडलाइंस है वो उनको रोक रही है। अभी भी जो स्टार्टअप में फंडिंग हो रही है वो आ रही है फॉरेन फंडिंग, मोस्टली जो है फॉरेन फंडिंग आ रही है, जो कि एक मुझे एक कंसर्न का विषय लगता है कि आज आगे जाके मतलब ये फॉरेन फंडिंग कितना कंट्रोल रखेंगी इंडियन इकोनॉमी पे। जो भी फॉरेन एंटिटीज़ अपना इंडियन स्टार्टअप को फंड कर रही हैं, लाइक जापान से काफ़ी फंडिंग आ रही है, जापान के सॉफ्ट बैंक ने काफ़ी फंड किए हैं इंडियन स्टार्टअप्स को, तो वहाँ के पेंशन फंड ने अपना जो है काफ़ी फंडिंग की है इंडियन स्टार्टअप को। तो मुझे जो ये लगता है कि ये जो फंडिंग ओवरसीज से आ रही है वो कितना कंट्रोलिंग अपना जो है रख पाएंगी, और उसके जियोपॉलिटिकल एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होंगे। अभी तो इसमें जैसे मुझे कुछ अपना आंकड़े मैंने और इकट्ठा किए कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का डेफिसिट इस बार 2.4 ट्रिलियन पहुंच गया है। तो ये जो डेफिसिट है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि इंडियन स्टार्टअप को फंडिंग करने में बैंकों को दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है कि आरबीआई गाइडलाइन को अमेंड करना चाहिए, आरबीआई गाइडलाइन को इससे सुधारना चाहिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फोकस है, स्टार्टअप प्रॉफिट फोकस हो ही नहीं सकता। स्टार्टअप का पूरी मूल अवधारणा वैल्यूएशन बेस्ड है, वो है स्टार्टअप का पूरा अवधारणा जो है वो ये देखता है कि कितने मास को वो कनेक्ट कर पा रहा है, वो क्या सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर पा रहा है, कितने वो जॉब क्रिएट कर पा रहा है। उसको यदि प्रॉफिट से जोड़ दिया जाए तो प्रॉफिट जो है एक मतलब उसका एक कंपोनेंट है, वो एक बिजनेस का एक है उसूल है कि भाई मैं जो कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं लाभ कमाने के लिए कर रहा हूँ। बट इंडियन जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो सिर्फ लॉस मतलब सिर्फ प्रॉफिट को अपना जो है फोकस करके करेगा, तो वो कभी भी स्टार्टअप के लिए अपना जो है हानिकारक है। मुझे लगता है कि 4 से 5 साल का एक पीरियड आना चाहिए अपना, कि जहाँ पे स्टार्टअप को छूट मिलनी चाहिए कि भाई हाँ भाई वो अपने लॉस को कैपिटलाइज कर सकते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो सुधार थोड़े से होने चाहिए कि वो लॉसेस को अपना कैपिटलाइज कर पाए, ताकि मतलब जो है वो लॉसेस जो है उसको कहीं पे भी मतलब रोड़ा ना बने, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये चीज़ काला धब्बा ना लगे कि ये लॉसेस हैं। ये मेरे लॉसेस नहीं, ये मेरी कैपिटल है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं जिनको मैंने अपना जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे जो है अपना लॉस में बुक करना पड़ रहा है। बट और बैंकें उसको जो है अपना एज अ लॉस ट्रीट करके इंडियन बैंकिंग सिस्टम से स्टार्टअप को फंडिंग मिलने में समस्याएं जा रही है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आगे ज़रूर काम होना चाहिए। जैसा कि स्नैपडील के सीईओ ने अभी एक स्टेटमेंट इशू किया है कि भाई डोमेस्टिक
जितना ज़्यादा फंडिंग स्टार्टअप में आएगी वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा, स्टार्टअप के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी। तो जितने ओवरसीज़ इन्वेस्टर आ रहे हैं अपना जो है ठीक है, उनका भारत में स्वागत है, अपना जो है भाई भारत में आए वो इन्वेस्ट करें। जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है उनको एक जो कंसर्न जो हमने अपने डिस्कशन में किया कि भाई जितने कंट्रोलिंग स्टेक फंडिंग ओवरसीज से आ रही है उसमें कंट्रोलिंग स्टेक थोड़ा सा डाइल्यूट होता दिख रहा है। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लक्षित सेठिया जी हैं, वो भी जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, कंसल्टेंट भी हैं, सीईओ भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि लक्षित जी। मैं छोटा अपने हौसलों से नहीं बोल रहा हूँ, ना अपने विजन से बोल रहा हूँ। मैं छोटा सिर्फ अपने एज से बोल रहा हूँ। और मुझे प्राउड होता है कि छोटा स्टार्टअप होते हुए छत्तीसगढ़ से आज हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए हैं जहाँ देश भर से 25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे स्टार्टअप के कारण निकल पाए हैं। सो बेसिकली हम एक स्टार्टअप एनेबलर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं। पूरा हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन है। बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी है, समझी है, और इसी रायपुर के इसी इकोसिस्टम से मैं निकला हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले मैं राजनांदगांव से अकेला रायपुर आता था। 2 घंटा यहाँ आने में लगता था, 2 घंटा जाने में लगता था, और 3 घंटा 4 घंटा यहाँ काम करने में लगता था। पूरा इकोसिस्टम को समझ के मुझे एक चीज़ समझ आई कि स्टार्टअप इट्स अ वैल्यूएशन गेम। आई कम्प्लीटली एग्री, बट स्टार्टअप्स में प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो देश में आप देखते हैं जो असंतुलन हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है क्योंकि स्टार्टअप्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन सेंट्रिक होते आ रहे हैं, वैल्यू सेंट्रिक से हटते जा रहे हैं। और मेरी हमेशा से एक ही गुजारिश रहती है जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं कि आप हमेशा वैल्यू सेंट्रिक वहाँ पे बने रहिए। हमने देखा बायजूस इतनी बड़ी कंपनी बनी, एक समय में बायजूस की $40 बिलियन की वैल्यूएशन थी। आज आप देखेंगे बायजूस को तो आपको समझ आ जाएगा कि आज उनकी वैल्यूएशन इतनी हो गई है, आज उनकी कंपनी की स्थिति इतनी हो रही है कि जो फाउंडर है वो अपने खुद के घर को बेच के लोगों की सैलरी देने पे आ गए हैं। ये आखिर हुआ क्यों? ये असंतुलन क्यों हुआ? ये तो ठीक है, उनके फाउंडर को जो नुकसान हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन इतने लोग जो बायजूस के साथ अपना सपना लेके चले थे, जिन्होंने अपनी बाकी नौकरी छोड़ के उनके साथ आए थे, वो अचानक से उनका जो जॉब थी, उनकी जो सिक्योरिटी थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी यहाँ पे होना चाहिए कि किस तरीके से स्टार्टअप ग्रो करे, कि कैसे वैल्यूएशन इंक्रीज हुए। क्योंकि आज स्टार्टअप हम देख सकते हैं ना, आज घर में हमारे सास बहू नहीं चलता, आज घर में हमारे शार्क टैंक चलता है, और हर कोई शार्क टैंक देख रहा है। हर इंसान को एक सपना आता है कि यार मुझे भी ना अपनी 100 करोड़ की एक कंपनी बनाना है, मुझे भी फंड रेज करना है। बट कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो मिसिंग है। और आई कम्प्लीटली एग्री कि एक फैक्ट है जो मुझे भी अभाव हुआ, आज जितने भी स्टार्टअप्स चालू होते हैं उनको एक अभाव रहता है, उनको सही गाइडेंस, सही नॉलेज नहीं मिल पाती कि आखिर स्टार्टअप का मतलब क्या है। क्या स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप एक बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ जाओ? क्या स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप 1 रुपये खर्चा करो और उसमें खाली 50 पैसा कमाओ? क्या स्टार्टअप का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने खुद का ऐप बना करके सीधा आप एक इन्वेस्टर के पास फंडिंग के लिए चले जाओ? बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं, और सही मतलब सिखा वही सकता है जिसने खुद स्टार्टअप इकोसिस्टम में आके एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड किया और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी उसका एक लाभ अंत तक के पहुंचाया है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल बहुत है ये स्टार्टअप की जर्नी, लेकिन आज भी जितनी इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुधारना और जिसको बेस करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज भी जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो हम उसकी जो मूल डेफिनेशंस है उसकी बात नहीं करते, और हमें अंदर ही अंदर अनक्लियर होता है कि आखिर स्टार्टअप है क्या। ठीक, बहुत सही बात कही आपने। एक बड़ी अच्छी बात कही कि वैल्यू की बात की। दरअसल मुझे लगता है कि जब वैल्यू की हम बात करते हैं तो पूरी वैल्यू हमारे पूरे समाज जीवन से आती है। अचानक से कोई वैल्यू सिस्टम विकसित नहीं होता। अगर हम जहाँ से शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि एक चुनाव है जिसमें ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, तमाम तरह के उसमें खर्च के लिए निर्धारण होता है, पर हम खुली आंखों से देखते हैं कि वो कितना ही कोई भर के दे, सबको मालूम है कि इससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। वो कितना ही कहें कि हमने ये नहीं किया, पर सबको मालूम होता है जब मतदाता कि उसमें क्या हुआ है। राजनीतिक पार्टियां भी जानती है, उसका प्रतिपक्ष भी जानता है, मतदाता भी जानता है कि मेरे को क्या मिला है क्या नहीं मिला है। पर चूंकि समाज में वो कहता है साहब हम जनसेवा के लिए आए, ये कहता है। बाद में देखते हैं लोग कि ये जनसेवा किस तरह से हो रही है। एक ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट होता है, एक IAS IPS सिलेक्ट होता है, उसके भाषण सुनो शुरू के, जब उसके इंटरव्यू आते हैं कहता है कि मैंने ये सर्विस इसलिए चुनी है कि मैं देश का भला करना चाहता हूँ। 5-10 साल बाद पता चलता है किस किस का भला कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ,
जब वैल्यूज गिरते हैं तो उसका असर जो होता है, तो जो नए उत्साही मतलब लोग हैं जो स्टार्टअप में आ रहे हैं, तो मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि कोई शॉर्टकट बताओ कि काम कैसे होगा, जान पहचान है कि आपकी, कुछ ले दे के कर देगा क्या, मतलब ये एक आम लोगों के मन में रखता है। क्योंकि जो बहुत गंभीर आदमी जब वो ऑफिस दर ऑफिस घूम जाता है, तो हमारे यहाँ कितना ही सिटीजन चार्टर हो, कितना ही हमारे यहाँ सब चीज़ें हो कि ये नियम से होना चाहिए, सिंगल विंडो की हम बात करें, पर वो होता नहीं, बहुत बार व्यवहारिक कठिनाई हमको होती है। तो हमारे साथ जो है श्री आचार्य मिश्रा हैं, मैं बहुत देर से वो आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी युवा हैं और वो भी बात करें। 1 लाख स्टार्टअप देश में आ चुके हैं, लेकिन स्टार्टअप जो है इसकी जितनी हाइप बनाई जा रही है मुझे नहीं लगता उतनी हाइप है। और इतने स्टार्टअप कैसे हो गए, मेरा विचार ऐसा है कि आप भूखे के सामने अगर पकवान आप रख दें तो उसके बाद अगर वो एक दिन ज़्यादा खा ले और अगले 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 दिन ना खाए तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है। इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि जब देश में बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी वर्कफोर्स नहीं थी, यहाँ तक कि 1000 से ऊपर लेबर लॉस थे, और ऐसे लॉस थे कि 15 से ज़्यादा इंस्पेक्टर आपके, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ जाकर के वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, या वहाँ जाकर के वो वहाँ पे एक छापा मार ले, ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट हो। और ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट हो कि वियतनाम जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाए, आपके देश में कम आए, ऐसा एक बिजनेस इन्वायरमेंट आया था। जब स्टार्टअप इंडिया आया, और जोमेटो की हमने कहानी सुनी होगी कि जोमेटो के फाउंडर एक बहुत छोटे परिवार से, एक मिडिल क्लास परिवार से आते थे। स्टार्टअप इंडिया की सहायता से जोमेटो बिल्ड किया, और आज जोमेटो कहाँ है। मैंने ये चश्मा पहना, चश्मा लेंसकार्ट से लिया। हम में से कौन ऐसा है जो ओला में नहीं घूमा, हम में से कौन ऐसा है जो स्विगी से खाना नहीं मंगाता। तो स्टार्टअप हमारे आसपास बहुत फैल चुके हैं, लेकिन उन 1 लाख स्टार्टअप्स में से अगर 90,000 प्रॉफिटेबल नहीं है तो इसको यही समझना चाहिए कि इतने समय से देश में स्टार्टअप नहीं थे, ऐसा इकोसिस्टम नहीं था, आज बिल्ड हुआ है। तो बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, शार्क टैंक, ये हर एक के ज़ुबान पर है, ये इसका परिणाम है। अच्छा, स्टार्टअप जो है उससे देश का क्या भला हुआ, तो इसके भी 2 पहलू हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। आज सुबह मैंने एक ऐड देखा, एर्गोस वॉच करके एक वॉच कंपनी है, उसका ऐड था कि वी आर अ स्टार्टअप प्रोड्यूसिंग वॉचेस इन इंडिया। जब उसको मैंने पढ़ा तब उसने बोला वी असेंबल वॉचेस इन इंडिया, वी डिज़ाइन वॉचेस एंड वी असेंबल वॉचेस। बोट का हम ईयरबड लगाते हैं, बोट कहाँ प्रोड्यूस करता था पहले, चाइना में प्रोड्यूस करता था। अच्छा, टैक्स के विषय में अपन बात करें तो बहुत सारे स्टार्टअप जाकर के सिंगापुर में रजिस्टर करते हैं, भारत के बाहर रजिस्टर करते हैं। आपने बाहर रजिस्टर किया, टैक्स की आवश्यकता नहीं, आप कहाँ से भारत के स्टार्टअप हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन स्टार्टअप ने कुछ भी नहीं किया ये कहना भी गलत है, क्योंकि विषय ऐसा है कि स्टार्टअप कितना स्टार्ट कितना ठप। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि देश में एक टाटा है, एक बिरला है, एक अडानी है, एक इन्फोसिस है। इन सब के कारण देश आगे बढ़ा। अगर 1 लाख स्टार्टअप में से 20,000 स्टार्टअप भी काम करते हैं तो उनमें ऐसा पोटेंशियल है कि 30 लाख नौकरियों को वो प्रोवाइड कर सके। भारत मिडिल इनकम इकोनॉमी बन जाएगा उन स्टार्टअप्स के ज़रिए। ये स्टार्टअप का पोटेंशियल है। तो स्टार्टअप जो है उसने निश्चित रूप से अपना काम किया है, लेकिन स्टार्टअप की जिस प्रकार से हाइप बनाई जाती है, IPO देने के बाद में कंपनी कहती है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस मॉडल, तो ये जो है ये तो मेरे हिसाब से धोखा हो रहा है पब्लिक के साथ में। लेकिन निश्चित रूप से कई स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं और स्टार्टअप से फ्यूचर है। धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं और हमारे साथ जो है कविता देव जी बैठी हैं। ये अभी इन दिनों मिलेट्स की बहुत बात हो रही है और नया नया है, तो और अभी 2 साल जब कोरोना था तो बाकी किसी ने कुछ किया ना हो, पर महिलाओं ने घर में YouTube पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि कौन कौन सी ऐसे पौष्टिक चीज़ें हैं या खाए जाए जिससे कैलोरी बर्न हो जाए, कम हो। तो फिर लोग बहुत मिलेट की बात हुई और मिलेट मिशन जो है जैसी चीज़ आई और नेताओं को भी बोलने के लिए भाषण में एक नया विषय मिला। पर उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या उसकी सच्चाई है, किस तरह से उस पर काम हो रहा है, तो कविता जी बताएंगे इसमें। Good evening, one and all. I'm Kavita here. My startup's name is Samarpan Natural Farms. Firstly, I would like to talk to you regarding a successful startup. Anybody can have a successful startup. हमारे पास एक विजन होना चाहिए,
एक मिशन होना चाहिए। ये दोनों हमारी साथ में है। हम कैसे भी हो, मे बी थोड़ा देर से होगा, बट वी विल बी सक्सेसफुल। वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ दैट आपका बेबी जैसा ट्रीट करना चाहिए। फ्रॉम द डे वन आप उनका साथ लगना चाहिए, होल हार्टेडली, फिजिकली, मेंटली, एवरीवेयर। देन ओनली योर स्टार्टअप विल बी सक्सेसफुल। द सेकेंड थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट भी इतना मदद कर रही है हम सबको, तो वी शुड टेक दैट एडवांटेज ऑल्सो and make a successful startup. According to me, a startup will be 100% successful if you work from your heart. Okay? The second thing is that I would like, मैं थोड़ा सा explain करना चाहती हूँ मेरी startup के बारे में. I have 2 startups. Both are agri startups. Any agri startup will be a successful if you work from the farm. Because it is a farm-based startups, is it? Agri entrepreneurship starts from there. So I became a farmer. I started farming myself, but मुझे organic farming, natural farming, where we use cow dung and cow urine as a basic cheese for a soil treatment, I didn't get a good response. Nor Chhattisgarh mein, being a Hyderabadi, I'm a Hyderabadi, but I settled here, so my startup has started from here itself. So, अब मैं क्या करूँ? But I should bring up my baby, na? So, whatever I know, I should do from there. So, I eat millets, I know millets, मतलब what millet is, I know from last 7 years. It is a time of 2020. I got an opportunity because of COVID. The immunity is more important that time. So I started Immuno Millet. This is my startup, where we used to teach the awareness of the millets, cooking styles, why to soak, what is it necessary, how your health, how can you bring your health through millets. Next, workshops. This is how I started the first stage of my baby. The second stage, I applied to IIMR. I got a funding from there. That is my second stage. The third stage now, everybody knows me as Millet Ma of Chhattisgarh, because this is how. The second one is Bee Bliss. Bee Bliss is such an organization where we use bee products, the original products of bees, to get natural cosmetics. How to use your wax, how to use your honey, bee pollen, bee propolis. This is how I started from Hulasar, IGKV Rabi. This is my godfather of, he's my godfather. He's the person who mentored me always. We need a good mentor also, na? That is more important for us, for a startup. We are also babies, but we should get a baby. We should, train a baby. So this is how we started. Now, Bee Bliss and Immuno Millet are working from my farm itself. We grow millets. From this June, we are growing millets, and we put bee boxes over there where we get honey, wax, and everything. These are the main things, and we are doing the value additions for everything. So, can anybody say a startup is a failure? Thank you very much. तो दोस्तों, हमने आज संतुलन के समीकरण में या कहें कि बैलेंस इक्वेशन में जो बातचीत की, वो बातचीत थी कि हमारा जो स्टार्टअप है उसकी स्थिति क्या है, और हमने तमाम जो विशेषज्ञ वक्ता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, जो चाहे गांव से हों, शहर से हों, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए और क्या स्थिति ये अभी हम लोगों ने देखा। कुछ हमारे और भी जो लोग हैं, जो देश भर से लोग हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो ये आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े, आप आए यहाँ। एशियन न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आप एशियन न्यूज़ को देख सकते हैं टाटा प्ले पे 1165 पर, आप 24/7 देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, जियो पे देख सकते हैं, आप बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पर एशियन न्यूज़ को देख सकते हैं। और एशियन न्यूज़ की वेबसाइट एशियन भारत पर भी इस जो कार्यक्रम होते हैं उसकी सारी क्लिपिंग होती है, यूट्यूब पर भी सारे लिंक होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े,
आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार।